अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद वी डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 डेट इज़ रिप्रोडक्शन। तो अब उसके अंदर हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो था वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की हमने फर्दर टाइप्स, दो टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। इसकी अब हमने थर्ड टाइप पढ़नी थी, डेट इज़ फ्रेगमेंटेशन। हमने इससे पहले हमने बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन पढ़ा। अब फिशन, बाइनरी फिशन हमने पढ़ा था कि एक सेल, अगर एक सेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा तो आगे से फर्दर 2 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन जो है इसके अंदर ऐसे होता है कि एक सेल जो है वो अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं, 8 से 9 प्लस फ्रेगमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम मोस्टली एग्जाम्पल जो लेते हैं वो एक प्लेनेरिया के सेल की लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया सेल जो है अगर सिंगुलर है तो प्लेनेरियन हम कह सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो प्लेनेरिया। ठीक है, तो प्लेनेरियन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो स्टूडेंट्स, ये अगर एक प्लेनेरिया सेल है तो इसके फ्रेगमेंट्स हुए हैं तो इसके ये 7 to 8 फ्रेगमेंट्स फॉर एग्जांपल इसके होते हैं इस तरह। ठीक है, अगर इस पार्ट की फ्रेगमेंटेशन होगी तो इससे ये वाला पार्ट है, इसके बाद इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इस तरह कंप्लीट होगा, ये ऐसे। ठीक है, और इसी तरह अगर ये वाला पार्ट जो है ये फ्रेगमेंट हो गया है तो अब ये वाला पार्ट ये इस तरह फ्रेगमेंटेशन हो गई है तो उसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन जो है वो इस तरह होनी है, ये इस तरह। ठीक है, मतलब वो पार्ट वैसे ही है, उसके बाद जो बाकी का पार्ट होगा वो रीजनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका ये टेल वाला पार्ट है, अगर ये रिप्रोड्यूस करता है, ये ऐसे फ्रेगमेंटेशन हुई है तो इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो इस तरह, ये रिमेनिंग पार्ट जो है प्रोड्यूस होगा। इस तरह 7 से 8 टाइम्स इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है। जो सा पार्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पार्ट जो है हेड पार्ट है या बॉडी पार्ट है या फिर अगर एक टेल का पार्ट है, इनमें से कुछ भी रिप्रोड्यूस हुआ है रीजनरेट, तो वो अपना पार्ट जो है वो रीजनरेट करेगा। ठीक है, ये थी फ्रेगमेंटेशन। अब हमने पढ़ा था कि जो बाइनरी फिशन होती है उसके अंदर 2 फ्रेगमेंटेशन, उसमें रिप्रोडक्शन से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन होती है इसमें हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन होती है तो ऑलमोस्ट 7 to 8 पीसेस या इससे भी ज़्यादा पीसेस जो हैं, जो से पार्ट जो है वो रीजनरेट होता है तो वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये एक बॉडी सेल था और बॉडी सेल से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स जो है प्रोड्यूस होंगे। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जीन्स जो है वो भी आइडेंटिकल होंगे, इनके जो फैक्टर्स हैं वो भी आइडेंटिकल होंगे, और इनके फिजिकल फीचर्स हों या फिर इंटरनल फीचर्स हों, सब कुछ जो है वो आइडेंटिकल होंगे, इनके अंदर कोई भी वेरिएशन ऑफ जीन्स नहीं आती। ठीक है, ये थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट बर्डिंग। अब ये एक ऐसी टाइप है बर्डिंग जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें पेरेंट सेल से एक जो न्यू सेल, डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है या जो न्यू सेल, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट सेल के साथ ही अटैच्ड होता है, वहाँ से ही एक बर्ड बनता है और उस बर्ड में वही इन्वायरमेंट होती है, वही फीचर्स होते हैं जो कि उसके पेरेंट सेल में होते हैं, और वहाँ से वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है। जब वो ग्रो कर जाता है तो वो डिटैच हो जाता है, बिल्कुल ये इनके आइडेंटिकल हो जाता है वो पेरेंट सेल के, तो वो वहाँ से डिटैच हो जाता है यानी उतर जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें वो डिटैच नहीं कर पाता, तो वहाँ हम एग्जाम्पल देते हैं कि वो कॉलोनीज बना लेते हैं अपनी उधर, तो वो डिटैच नहीं करते। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट सेल से बर्डिंग की फॉर्म में, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि डिटैच नहीं हो पाते, तो वो वहाँ कॉलोनीज बना लेते हैं सेल्स की। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं ना तो इसकी एग्जांपल में यीस्ट आ सकती है। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो ये एक पेरेंट सेल था, ये न्यूक्लियस यीस्ट का। ठीक है, अब इधर से क्या होगा कि बर्डिंग होने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा आउटग्रोथ होगी, ये ऐसे, ये बिल्कुल एक छोटी सी आउटग्रोथ होनी है। इसे हम कहते हैं बर्ड। इसके अंदर ये सारे इस वक्त न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपने पेरेंट सेल से ही ले रहा है। इस आउटग्रोथ के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये न्यूक्लियस जो है ये 2 न्यूक्लियस डिवीजन होती है। हमने पहले भी बाइनरी फिशन में भी पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है वो पहले वो डिवाइड करता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है उसने डिवाइड होना है और इसने डिवाइड होकर इसकी तरफ मूव कर जाना है एक न्यूक्लियस ने। अब एक ग्रोथ हो गई है, अब ये एक न्यूक्लियस इसका था और एक जो है वो इधर चला जाएगा। अब जब देखेगा ये कि इसके पास न्यूक्लियस भी आ गया है, इसके पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी हो गया, इसके पास बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के जो इसके पास थे वो इसके पास आ गए हैं, तो अगर तो इसने डिटैच होना है एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म, बाज़ दफ़ा ये होता है कि डिटैच नहीं होता और वहाँ ही इसकी कॉलोनीज बनती जाएंगी। लेकिन अगर ये डिटैच हो जाता है तो ये एक ऐसे प्रॉपर बर्ड बनेगा, और ये था हमारा ओरिजिनल यीस्ट, और ये जो है ये डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बर्डिंग जो है वो प्रोसीजर होता है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि वो भी बर्डिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा है, कोरल्स हैं, ये भी बर्डिंग करते हैं। तो अगर हम इनकी, इसमें क्या होगा कि इसमें भी पहले आउटग्रोथ होगी, ये मैं रफ से एक पिक्चर बना रही हूँ,
ये पहले बर्डिंग की आउटग्रोथ हुई है, ठीक है। इस बर्डिंग ने इधर से सारे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं जो इसके अंदर आ गए हैं। उसके बाद ये जो हाइड्रा है इसके भी अंदर जब वही वाले फीचर्स बन गया जो इसके हैं, तो ये इधर नीचे गिर जाएगा और यहाँ से एक न्यू बर्डिंग जो है वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। और इसी तरह जो लाइफ साइकिल है दैट गोज ऑन, ठीक है। ये जो बर्डिंग का प्रोसीजर है ये कोरल भी होता है, लेकिन जो कोरल्स हैं वो कॉलोनीज बना लेते हैं, वो डिटैच नहीं हो पाते। तो ये था हमारी फोर्थ टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन जो है इसमें क्या होता है कि एक स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया हम कहते हैं सैक लाइक फीचर, उसके अंदर जो है वो स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स जो है वो फर्दर रिलीज़ होते हैं। जब वो स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है स्पोर्स रिलीज़ होते हैं और वहाँ से उनकी रिप्रोडक्शन होती है। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में भी आता है, लेकिन कुछ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में भी आता है, लेकिन फिलहाल हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में पढ़ेंगे। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि बाज़ औक़ात कोई बहुत ज़्यादा फंजाई ऐसे हैं, बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम इनमें राइजोपस की एग्जांपल लेते हैं तो ये एक होता है स्पोरेंजिया सैक, ठीक है। इस स्पोरेंजिया सैक के अंदर जो है वो स्पोर्स बन रहे हैं, ये स्पोर्स जो है इस सैक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। अब ये स्पोरेंजिया इस सैक जो है इसे हम कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं क्योंकि ये गोल सैक की फॉर्म है। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर तो अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसके इर्द गिर्द सिस्ट बन जाएगी। हमने मल्टीपल फीचर में पढ़ा था सिस्ट कि वो अनफेवरेबल एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ये होता है कि जब तक कंडीशन इनकी अनफेवरेबल रहेगी तो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजिया सैक में सेफ रहेंगे, वो अपने आप को सेफ जोन में रखेंगे। जैसे ही उनकी कंडीशन फेवरेबल होती है तो जो ये सिस्ट है ये ब्रेक हो जाएगी, इस तरह ये स्पोरेंजिया सैक जो है ये भी ब्रेक हो जाएगा और एज अ रिजल्ट जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इनमें से रिलीज हो जाएंगे स्पोर्स, ठीक है। ये स्पोर्स आगे से फर्दर फिर जाएंगे, फिर इनके अंदर ही मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, इनके अंदर भी स्पोरेंजिया में बनाएंगे, इनके अंदर फिर से स्पोर्स बनेंगे और इस तरह ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहता है। ये है, इसमें हमने एग्जांपल ले लेते हैं, फंजाई की ले सकते हैं हम इसकी एग्जांपल के। फंजाई की जो स्पीशीज़ होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा ब्रेड जो होती है, ब्रेड के ऊपर भी आपने साइड्स पे देखा होगा कि ब्रेड की साइड पे स्पोर्स वो फंगस लग जाती है, तो वो भी रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उस राइजोपस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वैसे तो एक अनफर्टिल एग जो है जब वो फर्टिलाइज्ड होता है तो फिर ही न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें ये होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है इससे न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं, ये एक स्पेशल केस होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ऐसा केस नहीं हो सकता। इसमें कुछ फिशेस आ सकती हैं, कुछ फ्रॉग्स आ सकते हैं, हनी भी आ सकते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की जिनमें ये जो प्रोसीजर होता है, वरना नॉर्मली ये प्रोसीजर नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये भी टाइप है। इसमें क्या होगा कि जो एग है वैसे तो नॉर्मली एग को फर्टिलाइज होना पड़ता है फिर ही न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, लेकिन इस कंडीशन में अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग में रिप्रोड्यूस हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में अगर हम हनी बी की एग्जाम्पल लेते हैं तो हनी बी जो क्वीन हनी बी है वो अपने एग्स जो है वो जब वो ले करती है, उसने एग्स ले किए, ठीक है। अब ये उसके एग्स हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल ये क्वीन हनी बी है, उसने अपने एग्स ले किए हैं। अब अगर तो ये एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं बाय मेल ड्रोन, अगर तो मेल ड्रोन्स आके, जिन्हें हम कहते हैं ड्रोन्स, ठीक है, अगर तो मेल ड्रोन्स आएंगे वो इन एग को फर्टिलाइज कर देंगे तो फिर यानी कि इस तरह होगा, एक मेल ड्रोन हैप्लाइड है और जो क्वीन हनी बी ने ये एग किया ये भी हैप्लाइड है, तो इससे ये दो मिलके आपस में अगर तो फर्टिलाइज हो गए हैं तो न्यू ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो क्वीन हनी बी हो सकती है इस, या फिर जो फीमेल हनी बीज हो सकती हैं जिन्हें हम वर्कर हनी बी भी कहते हैं, ठीक है, वर्कर हनी बीज हो सकती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन होती है कि जब क्वीन हनी बी बहुत ज़्यादा एग्स ले करती है तो कुछ एग्स जो हैं वो मेल ड्रोन्स आके फर्टिलाइज़ कर लेते हैं, कुछ एग्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज़ नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एग फर्टिलाइज़ नहीं हुआ तो इसका मतलब इसके अंदर हैप्लाइड है ये भी, ठीक है। अब ये हैप्लाइड जो है ये आगे से जो है वो इसको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलेंगी, ये आगे से फर्दर जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भी मेल ड्रोन होगा।
और ये मेल ड्रोन जो इनमें होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, वो फर्टिलाइज नहीं हुए होते किसी भी मेल ड्रोन से। तो इस तरह इनका प्रोसीजर होता है कि क्वीन हनी बी जो है इसने एग्स को ले किया, अगर तो मेल ड्रोन जो आए हैं उन्होंने आके इसको फर्टिलाइज कर दिया इन एग्स को, तो या तो वर्कर बीज आगे से बन जाएंगी या फिर क्वीन हनी बी जो है वो बनेगी। और अगर तो ये मेल एग्स, ये जो एग्स हैं ये क्वीन हनी बी ने जो ले किए हैं, ये अगर तो फर्टिलाइज नहीं हुए तो मेल इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट मेल ड्रोन्स बनेंगे और ये हैप्लाइड होते हैं। और जो क्वीन हनी बी या फिर वर्कर बीज होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। तो ये जो केस है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर ये केस होता है, हर स्पीशी के अंदर ये वाला केस नहीं होता। ठीक है, ये थी पार्थिनोजेनेसिस। जो है लास्ट इसमें ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अभी तक जो हमने सेक्सुअल प्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ी थी वो थी एनिमल्स में। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये प्लांट्स के अंदर होती है। ऑब्वियसली प्लांट्स जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, तो न्यू प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि इनमें जो वेजिटेटिव पार्ट यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। तो ये वेजिटेटिव पार्ट जो प्रोड्यूस करता है तो आगे से फर्दर जो है वो न्यू रूट्स, न्यू स्टेम्स और न्यू लीव्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह की होती है। नेचुरल भी दो तरह की है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अगर नेचुरल की बात की जाए तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो इसमें क्या होगा कि नेचुरली जो मतलब कि कुदरत से ही आपके जो बल्ब्स, कॉम्स वगैरह जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और न्यू जो हैं वो बल्ब्स, कॉम्स यानी कि जो ऑनियंस हैं हम देखते हैं, पोटैटोस देखते हैं, टोमेटोस देखते हैं, इसके अलावा जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं तो इनके अंदर जो प्रोपेगेशन हो रही होती है वो नेचुरल होती है। लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन जो होती है वो हम अपनी मर्जी से करवाते हैं। मतलब आप अपनी नीड के मुताबिक, अगर आप चाहते हो कि आप नॉन सीजनल चीज़ें ग्रो करवा सको, या फिर आप सीज़न, अगर एक जो क्रॉप है वो एक टाइम ले रही है, फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 मंथ्स ले रही है, और अगर आप चाहते हो कि उसे 2 से 3 मंथ्स में ही वो क्रॉप ग्रो कर जाए, तो फिर हम कहते हैं कि हम तब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन नेचुरल तो यही है कि जो एक लाइफ साइकिल नॉर्मल नेचुरल इन्वायरमेंट की तरफ से डिसाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर होता है प्लांट्स के अंदर, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं बल्ब्स आ जाते हैं, कॉम्स आ सकते हैं, राइजोम्स, सक्कर्स एक्स्ट्रा, इसके अलावा स्टेम ट्यूबर्स। तो ये जो टाइप्स हैं ये आ जाती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। अब बल्ब्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि अनियन को जब आप पील ऑफ करते हो तो आपने ये इस तरह देखा होगा कि इसके बेस पे एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं, ये बेस पे एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब अगर आपने अनियन का जो उसका छिलका है उसको आपने पील ऑफ कर दिया तो आपको अंदर से एक शाइनी सी सरफेस नज़र आती है अनियन की। तो वो जो शाइनी सी सरफेस होती है ना, ये इसको हम कहते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बल्ब। ठीक है, अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं इस बल्ब का, तो इस बल्ब के इंटरनल स्ट्रक्चर में ये तो एपिकल बर्ड होता है, इसके आसपास आप देखते हो कि ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपको ऑनियन के अंदर जो है वो चीज़ नज़र आती है, वो फ्लैशी लीव्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्लैशी लीव्स। ठीक, इनमें से जो बेस है ये इसकी बेस है, बेस के नीचे से जो निकल रही हैं उन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, इसके अलावा जो बेस के ऊपर है उसे हम कहते हैं शूट्स। ये आपको इस तरह अनियन का जो स्ट्रक्चर है वो नजर आता है। इसके अलावा हम कॉम्स की बात करते हैं तो कॉम्स जो हैं ये मोस्टली आप देखते हो कि ये स्वोलन स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो राइजोम्स होते हैं ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम सक्कर्स की बात करते हैं तो सक्कर्स जो है वहाँ से वो मिंट वगैरह जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टेम ट्यूबर्स की तरफ आएँ तो स्टेम ट्यूबर्स जो है वो पोटैटोज जो होते हैं उनके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर ये पोटैटोज है तो ये एक आई लाइक स्ट्रक्चर, मीन के बर्ड्स हम कह सकते हैं या आइज़ कह सकते हैं, तो इस तरह ये बन जाते हैं। तो फिर वहाँ से न्यू शूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो ये था प्रोपेगेशन जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस प्रोपेगेशन में अगर हम बात करते हैं तो बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम, सकर्स, स्टेम ट्यूबर्स वगैरह ये आ जाते हैं, और ये प्लांट्स जो हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं वो नेचुरली जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, तो वो ये चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। अब तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर्टिफिशियल जो है वो मैन मेड है। आपकी जो हम लोगों की ह्यूमंस की अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम जब चाहे अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको कैसे ग्रो करवा सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी क्रॉप्स के अंदर कौन से ऐसे जीन्स चाहते हैं तो उसको हम ग्रो करवा सकते हैं। तो हम वो वाली क्रॉप्स ही ग्रो करवाते हैं जो कि रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंट होती हैं या फिर जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकती हैं। तो उन क्रॉप्स को हमने अपनी मर्ज़ी से अगर ग्रो करवाना है तो हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला
मेथड जो है वो वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और नेचुरल जो है, इसके अंदर डिफरेंस ये आता है। नेचुरल तो आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट के थ्रू ही, नेचुरली इन्वायरमेंट के थ्रू ही जो एक चीज़ चलती आ रही है, साइकिल से चलते आ रहे हैं, वैसे होता रहेगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियली हम लोगों ने आइडेंटिकल जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनको ग्रो करवाना होता है। अब आप ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर सीज़न, नेचुरल में तो ये है कि आपको एक प्रॉपर सीज़न का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर ही आपकी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करती हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसमें आपको एक वेट नहीं करना पड़ता सीज़न का। आप अगर चाहो तो एक क्रॉप अगर 6 मंथ में ग्रो करवा रही है, तो अगर आपको वो न्यूट्रिएंट्स का पता चल जाए, वो हार्मोन्स का पता चल जाए जिनमें वो ग्रो करवा रही कर रही है क्रॉप, तो हम उन वो हम किसी दूसरी जगह पे भी माइग्रेट भी करवा सकते हैं क्रॉप को। तो इसलिए हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो पहली चीज़ आती है वो है कटिंग्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कटिंग्स क्या होती हैं। कटिंग्स जो है, फॉर एग्जांपल जो ये हमने एक पॉट ले लिया, इसके अंदर एक प्लांट था, वो ग्रो किया हुआ है, ठीक है। ये एक प्लांट जो है वो एक प्रॉपर, ये हमने देखा है कि हमें एक प्लांट नज़र आ रहा है, वो एक पॉट के अंदर ग्रो हुआ है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसका जैसा प्लांट जो है हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ही, अपने प्रोसेस के थ्रू ही इसको प्रोसीड करवाएं, तो हमने क्या करना है, हमने फॉर एग्जांपल इसका रूट लेना है या स्टेम लेना है, कोई भी पार्ट वो आपकी मर्जी है जो आप करवाना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इधर से ये वाला पार्ट ले, इसका रूट लेना या स्टेम लेना, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आप कौन सा पार्ट जो है वो ग्रो करवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ही चाहती हूँ कि मैं ये जो रूट्स वाला पार्ट है, ये इसको ग्रो करवा दूँ, ठीक है। तो मैंने ये करना है, मैंने एक इधर से स्टेम ये रूट ले लिया, इसको प्रॉपर मैंने दूसरा कंपार्टमेंट लेना है। दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर ऑप्टिमम कंडीशंस होनी चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर प्लांट्स या फिर एनिमल्स के जो इंजाइम्स होते हैं, जिस कंडीशन पे ग्रो करते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। तो ऑप्टिमम कंडीशंस हम उन कंडीशंस को कहते हैं लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये, फॉर एग्जांपल हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर है 37, तो ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे ही इंजाइम्स वर्क करेंगे। अगर तो टेम्परेचर बॉडी का 38 हो जाता है, फॉर एग्जांपल 37 38 तो ऑप्टिमम होता है। अगर ये 40 आ जाता है या 40 प्लस हो जाता है तो हमारे इंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, तो वो वर्क ही नहीं करते। तो फिर हमने वो वाली कंडीशंस जिनमें इंजाइम्स हमारे वर्क करते हैं, इस तरह प्लांट्स जो होते हैं उनके इंजाइम्स जिस कंडीशन में वर्क करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। और इसमें हमने एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज़ आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेनटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो टेम्परेचर इस चीज़ को मिल रहा था वही अगर इसको मिल रहा है, इस कंपार्टमेंट को मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमम कंडीशन में वर्क कर रहा है। उसके अलावा आ जाता है पीएच। किसी भी चीज़ की वर्क करने के लिए उसके टेम्परेचर के बाद उसकी पीएच को भी देखा जाता है। अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हो तो ह्यूमन बॉडी की पीएच ब्लड की देखी जाती है, आइसोटोनिक फ्लूइड्स की पीएच देखी जाती है जो कि 7.4 होती है। अगर तो पीएच 7.4 है तो उस पर ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। अगर तो 7.4 से डिस्टिंक्शन हो गई है, कोई और 8 पे चली जाती है या 6 पे चली जाती है, तो बॉडी जो है वो डीनेचर हो जाएगी, एंजाइम्स वर्क ही नहीं करेंगे। तो उसके बाद पीएच के अलावा हमने इसी तरह प्लांट्स होते हैं वो भी अपनी पीएच के, जो उनकी सॉइल की पीएच होती है वो बहुत मैटर करती है, तो उसको हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, कि सॉइल की न्यूट्रिएंट्स से वर्क करते, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या सॉइल को या नहीं मिल रहे। जो न्यूट्रिएंट्स इसमें थे क्या वो भी इसी में वही न्यूट्रिएंट्स हैं, वही हार्मोन्स हैं, वही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो तभी ये प्लांट जो है वो इधर ग्रो करेगा, वरना ये ग्रो नहीं करेगा। इसके अलावा हम एयर सप्लाई देख लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट गैसेज जो आती हैं, जो इसको मिल रही थी वही इसको मिल रही हैं, तो तभी हमारा जो कटिंग्स हैं वो ग्रो करेंगी, वरना वो ग्रो नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्लांट को का ये वाला पार्ट हमने लिया, इसको हमने, इसकी मर्जी आप कौन सा लेते हो प्लांट, हमने इसको इधर रख दिया और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है ऑप्टिमम कंडीशन इसको दे दी। अगर तो प्रॉपर कंडीशंस मिल गई हैं तो ये फिर ग्रो करेगा। इसे कहते हैं कटिंग्स। कटिंग्स में आप कोई भी रूट, कोई भी स्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ उन टिश्यूज़ को कहते हैं जिनमें ग्रोथ अकर होती है, जिनके जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं टिश्यूज़, उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है उसको हम लेते हैं और उसको हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे के उसको ग्रो करवा लेते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कटिंग्स। इसके अलावा ग्राफ्टिंग हम कहते हैं कि हमने किसी एक प्लांट के स्टेम लिया, उसको हमने जो दूसरा प्लांट है उसका रूट एस्टेब्लिश सिस्टम हुआ, उसके अंदर हमने उसको ग्राफ्ट कर दिया, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। फॉर एग्जाम्पल ये एक एस्टेब्लिश था रूट, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको हाफ कट किया, इसका ये वाला पार्ट जो है वो हमने निकाल दिया। दूसरा प्लांट हमने लिया, उसका हमने स्टेम लिया, उसको हमने अब इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। ये अब ये क्या होगा कि इसका जो ये वाला पार्ट था, इसके अंदर ये वाला पार्ट हमने इस तरह इंसर्ट करने के बाद हमने ग्राफ्ट कर दिया।
अब ये इस तरह दिखाई देगा। क्या होगा कि इनके जो वस्कुलर बंडल्स जब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ये वस्कुलर बंडल्स इनके जब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, वस्कुलर बंडल्स कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को, तो ये जो है ये प्लांट एक हो जाएगा और ये फिर अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा क्या होता है कि इसको प्रॉपर हमने वही ऑप्टिमम कंडीशंस देनी है जो कि हमने दूसरे प्लांट्स में, हमने कटिंग्स में जो ऑप्टिमम कंडीशंस पढ़ी हैं वही ऑप्टिमम कंडीशंस इसको अगर मिलेंगी तो इस तरह ये जो है प्लांट एस्टेब्लिश हो जाएगा और ग्रो करेगा। तो ये एक सेकंड मेथड है, बहुत कॉमनली यूज़ है। कटिंग्स भी कॉमनली हम हाउस होल्ड यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर जो है ये भी आम यूज़ हो जाता है। ये टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग जो है ना, ये सिर्फ प्लांट्स की हद तक महदूद नहीं है, ये एनिमल्स के टिश्यूज़ जो लिए जाते हैं उनको भी टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग का प्रोसीजर गुजारा जाता है, लेकिन आपकी बुक के रिलेटेड तो प्लांट्स तक है। वैसे ये अगर हम अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च की बात करें तो टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग जो है वो ह्यूमंस के लिए भी यूज़ की जा रही है। ह्यूमन से टिश्यू का एक लीवर का एक टिश्यू लेके, ठीक है, उसको हम ग्रो करवा सकते हैं आर्टिफिशियली, इसको हम ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशंस जो हैं उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ह्यूमंस की भी इस टिश्यू कल्चर हो सकता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो उनकी भी टिश्यू कल्चर हो जाती है। इसके अलावा एनिमल्स के अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स की भी बिल्कुल वैसे ही टिश्यू कल्चर होती है, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर में होगा क्या कि ये आपके पास एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। इस कंपार्टमेंट में आपने क्या किया है, ऑप्टिमम कंडीशंस देनी है। सबसे पहले आपने एक सेल लिया, ये सेल इधर, ठीक है। अब आपने इस सेल को, प्लांट का आपने फॉर एग्जांपल कोई सेल लिया है, इस प्लांट के सेल को आपने इधर रखा कंपार्टमेंट में, इसको प्रॉपर आपने सबसे पहले ऑप्टिमम कंडीशंस देनी है। ऑप्टिमम कंडीशंस जो मैंने अभी आपको बताई हैं वही वाली हैं, ठीक है। इन ऑप्टिमम कंडीशंस के बाद आपने सेकंड चीज़ क्या रखनी है कि इसको प्रॉपर हार्मोन्स मिल रहे हैं या नहीं। प्लांट्स की ग्रोथ, जिस तरह ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तकरीबन हमने मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो बहुत से भी हो सकते हैं, लेकिन जो हम रिसर्च के में पढ़ते हैं वो मोस्टली 5 तरह के होते हैं, लाइक ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, गिबरेलिन्स, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। 5 हार्मोन्स हैं जो कि हम कहते हैं कि ह्यूमन प्लांट्स की ग्रोथ जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। अब अगर हम ऑक्सिन्स की बात करते हैं ना, तो ऑक्सिन जो है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ये प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब अगर आपने चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है उसकी एपिकल डोमिनेंस हो, मतलब उसके वो प्रॉपर एपिकल डोमिनेंस, इस तरह वो प्रॉपर कॉनिफर्स शेप जो बनती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं, अगर रूट शूट फॉर्मेशन चाहते हैं, इनिशिएशन चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम जो है वो ऑक्सिन्स जो है उसको यूज़ करते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप साइटोकाइनिन्स की बात करते हैं तो ये काइनेसिस करवाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म की काइनेसिस करवाता है। ये सेल्स की माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उनको अपोजिट पोल्स में हेल्प करता है कि वो सेल्स की डिवीजन कर सकें। तो इसलिए हम इसको साइटोकाइनिन, जो अगर आपका प्लांट सेल है उसके हमने इस तरह डिवीजन करवानी है तो आप फिर साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम गिबरेलिन्स की बात करते हैं तो ये जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा ये इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये जो दोनों हैं ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ये। तो अगर हम इथाइलिन की बात करें तो ये ना क्या करेगा कि ये डोरमेंसी को, ये अगर डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा। और इसके अलावा ये राइपनिंग जो है ना, अगर आपका प्लांट फ्रूट है तो उसको आपने राइपन करना है, तो फ्रूट राइपनिंग के लिए हम इथाइलिन की गैस जो है वो यूज़ करते हैं। तो इससे यह क्या होगा कि फ्रूट राइपनिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। इसी तरह तो हमने जो हार्मोन्स, हमें अब इन हार्मोन्स को देख के कौन सा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, हमने इसके अकॉर्डिंग टू नीड हमने इस न्यूट्रिएंट जो है उसमें दे देना है, ठीक है। इसके अलावा इसको ऑप्टिमम कंडीशंस मिल गई, इसको हार्मोन्स मिल गए। जब ये प्रॉपर इसको कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये सेल जो है ये डिवाइड होगा और मैसेज ऑफ सेल्स बनाएगा, जिसे हम कहते हैं क्लोसिस, ठीक है। फिर ये फर्दर ग्रो करेंगे और रूट्स और शूट्स मिलेंगे इधर से, ठीक है। ये बन गया हमारा टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। इसे हम कहते हैं कि हमने एक सेल से, एक प्लांट के सेल से हमने टिश्यू जो है वो ग्रो करवा दी, क्लोसिस बनाए, यानी कि टिश्यूज़ को हम वैसे भी कहते हैं कि मैस ऑफ सेल्स हैं। तो ये टिश्यूज़ बने और उससे हमारा जो रूट्स और शूट जो भी जर्मिनेशन होती है वो हमारी प्रॉपर जो हमें चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया है, और होप सो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चाहे लास्ट टाइम के, अगर हम कहते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आ सकती है, उसकी टाइप्स आ सकती हैं, लाइक आपको टाइप्स बता दी हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, उसका डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी टाइप्स बताएं, तो वो टाइप्स में जितनी भी मैंने आपको टाइप्स बताई हैं वो सारी आप टाइप्स बता सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, बडिंग क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। तो जब भी आप कोई भी शॉर्ट नोट लिखें तो उसकी एग्जाम्पल साथ में ज़रूर लिखें, इस तरह मार्क्स गेनिंग प्रोजेक्ट होते हैं ये। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक सारा।
होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।